Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will explore the facts about the entitled theme, Human Development with Special Reference to Cognitive Development. As we know that cognitive development simply means mental development. It means in which an individual is able to think and reason. जैसे कि हम सब जानते हैं, mental development describes when an individual or any organism is able to use various intellectual capacities or capabilities. किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है. This is known as cognitive development. Dear students, cognitive development includes all mental abilities. For example, thinking, reasoning, logic, memory, so on and so forth. एक ऑर्गेनिज्म में सोचने की सलाहियत है. For example, we call humans thinking beings. The individual can think either convergently or divergently. As we know that divergent mode of thinking is known as creative thinking. Divergent thinking simply means when an individual thinks in different directions or in different ways in order to find the solution of the problem. Dear students, divergent mode of thinking को हम कैसे समझ सकते हैं? For example, जब किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है and in order to know the cause of the death, doctors think divergently कि cause of the death may be cigarette smoking, cause of the death may be drug addiction in the form of alcohol, cause of the death may be abnormal growth of hormones. यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से सॉल्यूशंस मद्देनजर रखने पड़ते हैं. ये सॉल्यूशन अगर नहीं है दूसरा है, ये रीजन अगर नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत से रीजंस मद्देनजर रखने पड़ते हैं. आई मीन टू से यू द पेशेंट हु डाइड, इसका कारण सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है, ड्रग इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, या कोई और रीजन हो सकती है. So we can say that this is known as divergent mode of thinking. Dear students, as we know that Thomas Alva Edison was creative person, keeping in view the inventions given by the Thomas Alva Edison. उसकी famous invention जो है that is electric bulb, hatching machine, ग्रामाफोन. जब उसने हैचिंग मशीन बनाई, थॉमस एल्वा एडिसन स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट एट द एज ऑफ 8 years. जब वो खुद अंडों पे बैठ गया तो उसकी मदर ने उसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग? थॉमस एल्वा एडिसन रिप्लाइड बैक, आई एम ट्राइंग टू हैच द एग्स. तो उसकी मदर ने उस पे हंसा, you are not hen or duck, you can hatch the eggs. Thomas Alva Edison once again replied to the mother, I am bigger than the hen or duck. When hen or duck can hatch the eggs, why not me? तो उसकी माँ जो है वो हैरान हो गई ऐसा आंसर सुन के. तो थॉमस एल्वा एडिसन ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया. आखिर क्या वजह है
कि जो ये मुर्गी है, सीजने से जो ये अंडे हैं ये चूजों में तब्दील हो जाते हैं। हाउ एग्स कन्वर्ट इनटू द चिकन्स। तो बहुत सी कंडीशंस उसने मद्देनजर रखी है। क्या कोई स्पेशलिटी मुर्गी के फेदर्स में है? क्या कोई स्पेशलिटी जो मुर्गी चूंच एग्स को लगाती है उसमें कोई स्पेशलिटी है, इसी की वजह से जो है जो एग है वो चिकन में तब्दील होता है? तो क्या कोई स्पेशलिटी है, ज्यादातर टाइम जो मुर्गी है वो अंडों के ऊपर बैठती है? Dear students, number of questions arised in the mind of Thomas Alva Edison. आखिर क्या वजह है The hen hatches the eggs. किस वजह से जो ये एग्स है ये चिकन में तब्दील हो जाता है? जब उसने बहुत से सॉल्यूशंस सामने रखे, शायद ये इसकी वजह से होता है, शायद इसकी वजह से होता है, शायद फेदर्स में कुछ पिक्युलरिटी है, शायद फेदर्स की वजह से होता है, शायद चूंच की वजह से होता है, शायद एग्स पे बैठने की वजह से होता है, शायद गर्मी की वजह से होता है। एट द एंड द थॉमस एल्वा एडिसन रीच टू द कंक्लूजन इट इज एक्चुअली द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज क्रिएटेड बाय द हैन। उसी टेम्परेचर की वजह से जो ये एग है ये चिकन में तब्दील होता है। उसके बुनियाद पे थॉमस एल्वा एडिसन ने न्यू इन्वेंशन दुनिया को दी है इन द फॉर्म ऑफ हेचिंग मशीन। हियर डियर स्टूडेंट्स, नटशेल में हम कह सकते हैं डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग मीन्स व्हेन द इंडिविजुअल थिंक्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस in different ways in order to find the solution of the problem. And opposite to the divergent mode of thinking is the convergent mode of thinking. Convergent mode of thinking describes only, I mean to say, single solution of the problem. और जो convergent mode of thinking होता है वो final solution होता है। ये feathers की वजह से नहीं है, ये चूंच अंडों पे फेरने की वजह से नहीं है, बल्कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने से एग जो है वो चिकन में तब्दील होता है। सो दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग। जब ऑर्गेनिज्म अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करता है, एक इंडिविजुअल अपनी सोच का इस्तेमाल करता है, चाहे वो डाइवर्जेंटली सोचे या कन्वर्जेंटली सोचे, तो हम इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जहां तक कि मेंटल एबिलिटीज का सवाल है, मेंटल कैपेबिलिटीज का सवाल है, वी हैव अदर मेंटल फैकल्टीज जो एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, एंड रेस्ट आर द रीजन वी आर ऑल्सो द रैशनल बींग्स। वी रीजन ईदर इंडक्टिवली और डिडक्टिवली। जैसे कि हम सब जानते हैं देयर आर टू मोड्स ऑफ रीजन्स। वन मोड ऑफ रीजन इज नोन एज inductive reasoning and second mode of reasoning is known as deductive reasoning. Dear students, now what is inductive reasoning and how inductive reasoning is different from the deductive reasoning? Inductive and deductive reasoning are both mental faculties. These are the cognitive capabilities and competencies. और दोनों कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज, चाहे हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे या डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे, एक इंडिविजुअल जो है वो रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। व्हेन वी हैव टू परफॉर्म द टास्क वी रीजन ईदर इंडक्टिवली और डिडक्टिवली। व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग? डियर स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स व्हेन वी रीजन फ्रॉम पार्ट एंड लीड्स टू द होल। किसी चीज को समझना है हम उसे पार्ट में समझते हैं, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बच्चे को कंसेप्ट ऑफ ट्री समझाना है तो पहले हम उसे कंसेप्ट ऑफ ट्री जो है नहीं दे सकते हैं। अगर हमें ट्री का कंसेप्ट अचीव करना है हम स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट से, लाइक रूट्स, शूट्स, स्टेम, leaves, branches, fruits, flowers, etc. When we will combine these parts, it makes a tree. This mode of
रीजनिंग इज नोन एज इंडक्टिव मोड ऑफ रीजनिंग। दूसरी एग्जांपल के जरिए भी हम समझ सकते हैं, अगर बच्चे को ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है तो पहले हम होल ह्यूमन बॉडी का कंसेप्ट नहीं दे सकते हैं। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द इंडक्टिव मोड ऑफ रीजनिंग, हम बच्चे को पहले पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, लोअर लिम्ब्स, अपर लिम्ब्स, हैंड, फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर, इसी तरीके से हेड, नॉस्ट्रल्स, नोज, आईज, शोल्डर्स, बैक, जो भी ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स है, हर एक पार्ट की हम इंफॉर्मेशन एक बच्चे को देंगे। फाइनली व्हेन विल कंबाइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो इट मेक्स ह्यूमन बॉडी। तो इस तरीके से इंडक्टिवली हम बच्चे को समझा सकते हैं। और इंडक्टिव मोड ऑफ रीजनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डिडक्टिव। डिडक्टिव में हम अपोजिट में करते हैं, पहले हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं एक एंटिटी की, एक बॉडी की, पूरे स्ट्रक्चर की। वंस अगेन वी विल गिव द सेम एग्जांपल्स। यहां पर हम डिडक्टिव अप्रोच में होल का कंसेप्ट देंगे, बिकॉज डिडक्टिव मोड ऑफ रीजनिंग starts from the whole and ends at the parts, while as in inductive mode we start from the part and ends at the whole. डिडक्टिव में हम कंप्लीट ट्री का कंसेप्ट बच्चों को देंगे, दिस इज द ट्री। जब हमने होल की सूरत में ट्री को पेश किया है तो उसके बाद हम होल से पार्ट तक जाएंगे। दिस ट्री इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स लाइक रूट्स, शूट्स, स्टेप, ब्रांचेस, flowers, fruits, etc. Apart from thinking, apart from reasoning, the individual has capacity and capabilities to use other mental faculties like logic, like memory. जैसे कि हम सब जानते हैं, memory simply means retaining capacity and recalling capacity. एक इंडिविजुअल में सलाहियत है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसी इंफॉर्मेशन को आई मीन टू से रिकॉल करना, दैट इज नोन एज मेमोरी। क्योंकि हमारे दिमाग में दो किस्म की मेमोरीज है, एक मेमोरी को हम कहते हैं मेमोरी ऑफ रिटेंशन, दूसरे को कहते हैं मेमोरी ऑफ रिकॉल। या और एक क्लासिफिकेशन भी हम बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। या और एक किस्म की क्लासिफिकेशन हम बना सकते हैं, टेम्पररी memory and permanent memory. These students, these all are cognitive faculties or mental faculties. हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटल फैकल्टीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन सबसे मेंटल फैकल्टीज जो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। अदरवाइज कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन्स में भी है और एनिमल्स में भी है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन ट्रेट ही नहीं है बल्कि एनिमल ट्रेट भी है। एनिमल्स में भी सोचने की सलाहियत है, लेकिन एनिमल्स ह्यूमन्स की तरफ नहीं सोचते हैं। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड द क्राउन ऑफ क्रिएशन। मैन इज बीइंग कॉल्ड द क्राउन ऑफ क्रिएशन। इसे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। डज इट मीन ह्यूमन बीइंग को सर्कुलेटरी सिस्टम की बुनियाद पे अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन, इसीलिए इसे कहा गया है? नो। डज इट मीन डाइजेस्टिव सिस्टम की बुनियाद पे एक ह्यूमन बीइंग को क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा जाता है? आंसर कम्स वंस अगेन नो, क्योंकि डाइजेस्टिव मैकेनिज्म एनिमल्स में भी है, ह्यूमन्स में भी है, और कई कई ऐसे भी जानवर हैं जिनका डाइजेस्टिव मैकेनिज्म कई गुना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। उनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कई ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। देन व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कॉल द ह्यूमन बीइंग्स क्राउन ऑफ द क्रिएशन? क्यों ह्यूमन बीइंग्स को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है? देयर स्टूडेंट्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ द माइंड। ग्रोथ ऑफ द माइंड की बुनियाद पे ह्यूमन्स को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो वेल डेवलप्ड ब्रेन ह्यूमन्स में है वो वेल डेवलप्ड ब्रेन अदर स्पीशीज में नहीं पाया जाता है।
अदरवाइज वो भी सोचते हैं, उनका जो बिहेवियर है दैट इज इंस्टिंक्टिवल, लार्जली इट इज फाउंड अमंग द एनिमल्स। लेकिन जो ह्यूमंस है उनमें कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज है, कैपेबिलिटीज है, और वो बखूबी इन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैन ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग इज दैट ऑर्गेनिज्म which is enough competent to use various mental faculties। चाहे आप इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर लो या डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर लो, आई मीन टू से यू इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच, चाहे आप कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग की बात कर लो या डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग की बात कर लो, और अपार्ट फ्रॉम इट मेमोरी ऑफ रिटेन एंड मेमोरी ऑफ रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये चीजें एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। उनमें थिंकिंग है लेकिन लिमिटेड है, उनमें रीजन जो है वो न होने के बराबर है। जो शार्प मेमोरी एक ह्यूमन बीइंग में है वो एनिमल्स में नहीं पाई जाती है उतनी। दैट इज व्हाई मैन इज बीइंग कॉल्ड द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल फोकस हाउ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो जाती है? डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट वी हैव टू ले एम्फेसिस ऑन जीन पियाजे's व्यू और थॉट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है बहुत बार, जीन पियाजे इज बीइंग कॉल्ड द फेमस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। उसने ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब किया, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फ्रॉम इन्फेंसी पीरियड टिल टू द एजिंग। यानी कि इन्फेंसी से लेके एजिंग तक, बुढ़ापे तक, किस तरीके से एक ह्यूमन चाइल्ड है वो डिफरेंट सेवरल स्टेजेस से पास होता है, और उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक, आई मीन टू से यू ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से चेंज हो जाती है। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन जो जीन पियाजे का है वो ये है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। यानी कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एज के दरमियान एक रिश्ता है, एक कनेक्टिविटी है। जितनी कि एक इंडिविजुअल एज से बढ़ता है उसमें बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, उतनी उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। और इस थॉट ने रिवॉल्यूशन लाया वर्ल्ड में, साइकोलॉजी में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ये नेट में भी पूछा जाता है कि जो जीन पियाजे था वो प्योर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था। जीन पियाजे हाईली एम्फेसाइजेस हाउ आवर मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। सीटेट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट और सेट एग्जाम्स जो है या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें समझाना है किस तरीके से जो एज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक रिश्ता है, एक कनेक्टिविटी है। अगर हम दो बच्चों की मिसाल लेंगे, एक बच्चा जो है वो 2 साल का है, दूसरा बच्चा जो है वो 8 साल का है। अगर हम अब कंपैरिजन करेंगे 8 साल और 2 साल के बच्चे में, किस बच्चे में ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, किस में सोचने की सलाहियत ज़्यादा कंप्रहेंसिव और कंपाउंड होगी, 2 साल के बच्चे में या 8 साल के बच्चे में? आंसर कम्स डायरेक्टली कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स। जो 8 साल का बच्चा होगा या 6 साल का बच्चा होगा उसकी सोच ज़्यादा मजबूत होगी। ऑल अप्रोच में, इंडक्टिव अप्रोच में, डिडक्टिव अप्रोच में, कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग में, डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग है, या हम मेमोरी की बात करेंगे, रीजन और लॉजिक की बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। हर एक एबिलिटी जो है वो बखूबी परफॉर्म कर सकता है एक 8 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा, एज कंपेयर टू द 2 years चाइल्ड। 2 years चाइल्ड में उतनी ग्रोथ ऑफ माइंड नहीं होगी, उतनी डेवलपमेंट ऑफ द माइंड नहीं होगी जितनी कि 6 या 8 साल के बच्चे में होगी। तो इसीलिए जीन पियाजे का मानना है
cognitive development is directly proportional to the biological maturity. नटशल में हम कह सकते हैं जितनी की एज बढ़ती है उतनी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है। अगर हम अब वीगॉस्की के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, dear students, as we know that Vygotsky was another psychologist जिसने social constructivism दिया, and he defined cognitive development is directly proportional to the cultural and social development. उसने cognitive development को अलग नहीं किया social and cultural development से। वाइगोस्की का मानना है जितनी की कल्चर में एडवांसमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी, उतनी वहां पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू वीगॉस्की जो एडवांस्ड सोसाइटीज होते हैं जिनमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत एडवांस है, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत एडवांस है, मेडिसिन की डेवलपमेंट बहुत एडवांस है, हर लिहाज से जो ये एडवांस्ड सोसाइटीज है, कंट्रीज है, वहीं से ज्यादा अधिकतर बिग ब्रेन्स भी निकलते हैं। एक्चुअली ब्यूटी डज नॉट लाइज विद देयर ब्रेन्स, ब्यूटी लाइज विद देयर कल्चरल एडवांसमेंट, विद देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, विद देयर साइंटिफिक एडवांसमेंट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन देयर सोसाइटीज, जो ऑलरेडी उनके सोसाइटीज में एग्जिस्ट होती है, और वहां पर आराम के साथ, आसानी के साथ फिर बिग ब्रेन्स निकलते हैं, और उन्हीं सोसाइटीज में आप ज्यादातर देखोगे या अधिकतर देखोगे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वुल्फ चिल्ड्रंस की स्टोरी, किस तरीके से इन्फेंट बच्चों को वुल्फ ने उठाया और जंगल में लेके चले गए। वुल्फ ने उन दो बच्चों को नहीं खाया बल्कि पाला पोसा है। तो वो दो बच्चे जब 14-15 साल, 2 वर्ष की एज से लेके 15 वर्ष की एज तक उन वुल्फ्स के साथ रहे, उनका बिहेवियर उन्हीं की तरफ अडॉप्ट हो गया है। उनकी जो सोच थी दैट वाज लिमिटेड, उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट न होने के बराबर थी, लाइक एन एनिमल्स की तरफ वो सोचते थे, वो उन्हीं की तरफ बिहेवियर एक्सप्रेस करते थे। तो साइंटिस्ट की टीम ने उन्हें जंगल में देखा और पकड़ लिया। जब उन्हें सोसाइटी में लाया, उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो गई, वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज नहीं कर पाते थे। एट द एंड दोनों चिल्ड्रन मर गए, एक 6 महीने में मर गया और दूसरा उसकी डेथ 1 साल के बाद हो गई। लेकिन किसी बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो गई, किसी बच्चे में आई मीन टू से यू डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग सही तरीके से नहीं हो गई है, क्योंकि उनका जो इन्फेंसी पीरियड था, प्लास्टिक एज थी, वो पूरी एनिमल्स में गुजरी थी, जिसकी वजह से फिर बाद में बहुत मुश्किल हो गया है उन्हें ह्यूमन सोसाइटी अडॉप्ट करने की। सो हियर वंस अगेन जो वीगोस्की का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली द सोशल डेवलपमेंट विच हेल्प्स टू डेवलप द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्योंकि जो ब्रेन होता है ये स्टिमुलेट होता है इन्वायरमेंट से, चाहे आप कल्चरल इन्वायरमेंट की बात कर लो या नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर लो। सो डियर स्टूडेंट्स, नटशल में हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये वो डेवलपमेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल बखूबी अपनी मेंटल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। थिंकिंग इज द कॉग्निटिव एबिलिटी aimed to hold attention, explore environment and find the solution of the problem. Cognition is a process acquiring knowledge and understanding through thought, experience, and the senses. The development of 5 senses, sight, hearing, taste, touch, and smell, contributes to our cognitive development. Dear students, जैसे कि आप जानते हो, there is a relationship between the cognition and senses. क्योंकि जो cognitive development है, it is basically depends on 5 senses. जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम नेचुरलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्पेशली नेट, सेट और सीटेट में। सेंसेस आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ नॉलेज
ये किस स्कूल ऑफ थॉट से लिया गया है? तो योर आंसर शुड बी क्लियर दैट इट इज टेकन फ्रॉम द स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म. Senses are called the gateways of knowledge. It means we receive the knowledge with the result of sensory organs. जो भी हम नॉलेज इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं वो सेंसेस के थ्रू पास होती है. जैसे कि हम सब जानते हैं देयर आर 5 सेंसेस. सेंस ऑफ साइट इज, सेंस ऑफ हियरिंग इज, सेंस ऑफ टच इज, सेंस ऑफ स्मेल इज एंड सेंस ऑफ टेस्ट इज. कोई भी नॉलेज जो एक ह्यूमन बीइंग रिसीव करता है वो हम डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से करते हैं. 90% नॉलेज इट हैज रिसर्चिकली प्रूव्ड. जो 90% नॉलेज हम रिसीव करते हैं वी रिसीव विद द रिजल्ट ऑफ 2 सेंसेस. फर्स्ट सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग. और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यू शुड ऑलवेज कीप इट इन द माइंड. मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट जो सेंसरी ऑर्गन्स में होती है वो सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग है. इसीलिए बोथ सेंसेस जो हैं these contains much more importance as compared to the other senses. Apart from sense of sight and hearing, there are other senses like sense of touch, sense of taste and sense of smell. हर एक सेंस से हम नॉलेज रिसीव करते हैं. अगर हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स अब यहाँ पर देंगे, अगर हमें किसी जानवर की पिक्चर दिखाएंगे तो हमें पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है. हम कहते हैं सिंपल वाने में कि इंटेलिजेंस सिंपली मीन्स पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिंपली मीन्स पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. एक इंडिविजुअल में पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन जब होगी तो हम उसे इंटेलिजेंट कहते हैं, या हम कह सकते हैं उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुकी है या है. और सेंस ऑफ साइट से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं. जो ये पिक्चर दिखाई गई, क्या ये औरत की पिक्चर है या मर्द की पिक्चर है? क्या जो ये पिक्चर मुझे दिखाई गई है ये मंकी की पिक्चर है या डोंकी की पिक्चर है? ये गधे की पिक्चर है या कुत्ते की पिक्चर? ये बुल की पिक्चर है या हॉर्स की पिक्चर? यानी कि चीजों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ये मैंगो ट्री है या एप्पल ट्री है, ये बनाना ट्री है या और कोई ट्री है. हर एक चीज जो हम आंखों से परसीव करते हैं और फिर हम उनमें डिफरेंसेस निकालते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ साइट. यानी कि तो हम यहां पर कह सकते हैं सेंस ऑफ साइट हेल्प अस टू रिसीव द नॉलेज. वी रिसीव द नॉलेज अबाउट द सोशल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट बाय रिजल्ट ऑफ द सेंस ऑफ साइट. यानी कि वी एक्सप्लोर द बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट विद द रिजल्ट ऑफ सेंस ऑफ साइट. इसी तरीके से हम सेंस ऑफ हियरिंग का इस्तेमाल करते हैं. जब मोटर कार चलती है तो हम कहते हैं कि उसके साउंड से ये मोटर कार का साउंड है. अगर जहाज चलेगा तो जो वो साउंड निकालता है, क्योंकि जहाज का साउंड मोटर कार की साउंड से डिफरेंट होता है, वी इन्वॉल्व आवर सेंस ऑफ हियरिंग. इट मीन्स वी हैव नॉलेज अबाउट इट. डियर स्टूडेंट्स, अगर कुत्ता भौंकेगा, कुत्ते की जो आवाज है वो डिफरेंट है हॉर्स और बुल से. हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जज करते हैं कि किस जानवर की कौन सी आवाज है विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग. जब एक छोटा बच्चा रोता है तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि छोटा बच्चा रोता है. हम कभी नहीं कहेंगे कि बड़ा बच्चा रोता है. बड़े और छोटे बच्चे की आवाज में आसमान और जमीन का फर्क है. औरत और मर्द की आवाज में आसमान और जमीन का फर्क है. सो ऑन द बेस ऑफ वॉइस वी जज. So there is the involvement of sense of hearing. Sense of hearing helps us to receive the knowledge about the, I mean to say you, different sounds. Same is the case with other senses, like sense of touches. कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज हॉट है, हम स्किन से महसूस करते हैं. कोल्डनेस और हॉटनेस का जो इंफॉर्मेशन जो ये है, ये हमें सेंस ऑफ टच से महसूस होती है. जब हमारी पैर में या हाथ में कांटा चुभता है, सुई चुभती है, तो हम महसूस करते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन हमें हासिल होती है.
सो देयर इज हार्डली एनी सेंस जो हमें इन्वॉल्व नहीं होती है. वी रिसीव द इंफॉर्मेशन इन टोटो विद द रिजल्ट ऑफ दीज सेंसरी ऑर्गन्स. अगर हम लीमन को कट करेंगे तो हमें टेस्ट के बारे में पता चलता है. क्या लीमन जो है वो सुअर इन टेस्ट है, सॉल्टी इन टेस्ट है या स्वीट इन टेस्ट है. लीमन को कट करके हमें पता चलता है ना तो लीमन सॉल्टी इन टेस्ट है ना स्वीट इन टेस्ट है, ये सुअर इन टेस्ट है. इसी तरीके से जब हम चॉकलेट का टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है जो चॉकलेट जो है ये स्वीट इन टेस्ट है. जब हम नमक का टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है आई मीन टू से इट इज सॉल्टी इन टेस्ट. जब हम वाटर का टेस्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वाटर जो है ये टेस्टलेस है. तो विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन दैट इज नोन एज सेंस ऑफ टेस्ट, जो हम टंग से, क्योंकि हमारे टंग में टेस्ट बड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट उसको टेस्ट करते हैं, चाहे टेस्ट सवर होगा, बिटर होगा, साल्टी होगा या स्वीट होगा. इस तरीके से ऑल नॉलेज इज विद द रिजल्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स. तो हम कह सकते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंसरी ऑर्गन्स बिकॉज सेंसेस आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ नॉलेज. There are 100 billion nerve cells in a healthy human brain. Each of these can have up to 10,000 connections with other nerve cells called neurons. The neurons are responsible for receiving sensory input from the external world. Dear students, जहाँ तक कि cognitive development का सवाल है, there are 100 billion nerve cells. Those nerve cells are called the neurons. हमारे ब्रेन में 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं. और उन्हीं न्यूरॉन्स की बुनियाद पे जो हमारा ब्रेन है ये हाईली डेवलप्ड है. जितनी कि नर्व सेल्स मजबूत होंगी, न्यूरॉन्स मजबूत होंगे, उतनी हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. जो ये 100 बिलियन नर्व सेल्स है ये मोर 10,000 कनेक्शंस बनाते हैं अदर नर्व सेल्स के साथ. वन नर्व सेल मेक्स द कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्शन विद अनदर नर्व सेल. और जो हमारे अंदर जो सोच सलाहियत है, सोचने की सलाहियत है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज नर्व सेल्स आर न्यूरॉन्स. इसीलिए वी रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट विद द रिजल्ट ऑफ दीज नर्व सेल्स आर न्यूरॉन्स. डियर स्टूडेंट्स, जब एक इंडिविजुअल एजिंग में चला जाता है, इसीलिए जब एक इंडिविजुअल एजिंग में चला जाता है अधिकतर 60 ऑनवर्ड्स एक इंडिविजुअल में मेमोरी कम पड़ती है, उसमें सोचने की सलाहियत कम पड़ती है. एक बूढ़ा जो है वो फॉरगेटफुलनेस का शिकार हो जाता है. इट मीन जो मेमोरी है, मेमोरी लॉस हो जाता है, उसे याद नहीं रहता है. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये ब्रेन कैपेसिटीज है, कॉग्निटिव फैकल्टीज है, आई मीन टू से मेंटल फैकल्टीज है, ये एज के साथ फिर वीक पड़ जाती है. और ऐसा एक समय आ जाता है जब ऑटोमेटिकली एक ओल्ड एजेड पर्सन की डेथ हो जाती है और उस वक्त जो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स है वो कंप्लीटली डाई हो जाती है. तो जितने की न्यूरॉन्स मजबूत होंगे, वो हेल्थी होंगे, उतनी एक इंडिविजुअल में सोच भी हाईली डेवलप्ड होती है. तो ह्यूमन ब्रेन जो है नेचुरल में वंस अगेन वी मेंशन इट इज बिकॉज ऑफ एन 100 बिलियन नर्व सेल्स जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं. और यही न्यूरॉन जो है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से, फ्रॉम द नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरमेंट से. डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सेंसेस आर कॉल्ड द गेटवेज ऑफ knowledge. We receive the knowledge with the result of senses. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वीडियोट्री सिस्टम कहां पर होता है? वीडियोट्री सिस्टम जो है ये हमारी आंखों में नहीं होता है. वीडियोट्री सिस्टम एक्चुअली लाइज इन आवर ब्रेन. वीडियोट्री सिस्टम ब्रेन में होता है. अगर एक्सीडेंट में किसी इंडिविजुअल का या किसी व्यक्ति का ब्रेन हिट हो जाएगा किसी सॉलिड चीज के साथ,
if the videotory system will get damaged, अगर videotory system डैमेज हो जाएगा तो जो इंडिविजुअल है वो देखने की सलाहियत खो बैठेगा, क्योंकि विजन का सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन में है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में ऑडियोटरी सिस्टम है। ऑडियोटरी सिस्टम इज दैट वेरी सिस्टम ऑन द बेस ऑफ दैट वी आर एबल टू लिसन, वी आर एबल टू हियर। हम सुनते हैं ऑडियोटरी सिस्टम की बदौलत से। ऑडियोटरी सिस्टम डज नॉट लाइज इन आवर ईयर्स, ये हमारे ईयर्स में नहीं होता है, ये एक्चुअली हमारे दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है। अगर अब एक इंडिविजुअल का ब्रेन जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगा और उसका ऑडियोटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, सो वी शुड कंसिडर कि एक इंडिविजुअल जो है वो सुनने की सलाहियत खो बैठेगा, क्योंकि बोथ द सिस्टम्स, चाहे आप ऑडियोटरी सिस्टम की बात ले लो या वीडियोटरी सिस्टम की बात ले लो, बोथ आर एग्जिस्टिंग इन द ह्यूमन ब्रेन। सो नटशल में हम वंस अगेन कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो ब्रेन जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज से। जब हम एनाटॉमी देखेंगे आई की, ह्यूमन आई की, आई का सिर्फ काम है टू मेक द पिक्चर। आई पे पिक्चर बनती है रेटिना के पार्ट में, तो आई का काम है टू मेक द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑब्जेक्ट। सिर्फ पिक्चर जो है वो आई के रेटिना पे बनती है और आंख का काम जो है ये एक कोऑर्डिनेशन बनाती है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, सांप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो वो तस्वीर जो इमेज है हमारी आंखों में बनती है, तो आंख जो है ये कोऑर्डिनेशन अब डेवलप करती है जो पिक्चर और ब्रेन के दरमियान। तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी वीडियोटरी सिस्टम है कि कोई चीज़ है तो हम देख पाते हैं। और ऐसा आपने अपनी पर्सनल लेवल पे भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं, अगर हमारा अटेंशन किसी और चीज़ की तरफ होगा तो हम आंखों के सामने भी चीज़ होकर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अटेंशन ज़रूरी है किसी चीज़ को देखने के लिए, परसीव करने के लिए। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप पिक्चर के जरिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है, जो भी पिक्चर या जो भी टू से इमेज मैं आपके स्लाइड में फिक्स करूंगा, उस स्लाइड की तरफ भी गौर करना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है या प्रेजेंट की है आपके पर्टिकुलर स्लाइड में, इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखना चाहिए कि इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, डेंड्राइटिस क्या है, सेल बॉडी क्या है, होल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या है। तो ऑटोमेटिकली आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आ जाएगी, किस तरीके से जो ह्यूमन ब्रेन है वो अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज कर पाता है। जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी मेंटल एबिलिटीज का यूज करता है तो उस चीज को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर we will focus on the another part of the same topic, that is functions of cognitive development. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.